हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। सो देखिए, अभी तक हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन को स्टडी किया था। ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे आज कि कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या रहता है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कैटलिस्ट। अब देखिए, कैटलिस्ट का काम क्या है, ये कैटलिस्ट होता क्या है? ऐसा सब्सटेंस, लिखेंगे सब्सटेंस दैट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है। कैटलिस्ट बिना कंज्यूम हुए किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा कर सकता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके। ठीक है। मान लेते हैं ये मैंने एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाया यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की, सॉरी, रिएक्टेंट की एनर्जी है। और एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ग्राफ जो है मान लेते हैं कुछ इस तरीके से बनाए, और इस पॉइंट पर क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है ना। तो ये हमारा ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट। तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी में एनसी लिख देता हूँ यहाँ पर। एनसी का मतलब नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी। तो यहाँ से अगर आप रेट कांस्टेंट की लिखेंगे, रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो क्योंकि यहाँ पर मैं नॉन कैटलाइज्ड लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे के नॉन इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई एन सी बाई आर टी। ठीक है, इसको आप मार्क कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगर हम कैटलिस्ट को इन्वॉल्व करा दें उस रिएक्शन के अंदर। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, पहुंचेगा यहीं तक, है ना। जो रिएक्टेंट की एनर्जी है या जो प्रोडक्ट की एनर्जी, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी फर्क पड़ेगा वो कहाँ पर फर्क आपको दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर। ये हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है कैटलाइज की है, तो मैंने लिख दिया ई ऑफ कैटलिस्ट। तो यहाँ जो आप लिखेंगे ई कैटलाइज्ड इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई सी बाई आर टी। ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए, आपको ये पता है जो एक्टिवेशन एनर्जी है नॉन कैटलाइज्ड की, ये ज्यादा है कैटलाइज्ड के हिसाब से। तो इसका मतलब जो रेट होगा, रेट ऑफ नॉन कैटलाइज्ड वाली रिएक्शन का, ये जो है कम होगा किससे, रेट ऑफ कैटलाइज्ड वाले रिएक्शन के साथ। क्योंकि हम लोग ने पहले भी देखा था कि जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्सली वेरी करता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिस्टम, ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, जो भी मैंने इतनी चीज आपको बताई, है ना। अब देखते हैं एक और चीज, देखते हैं। मान लेते हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस आपको दे रखी है जो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है ना। और उनके लिए आपको मान लीजिए ये दे रखा है। तो सबसे हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर ओवरऑल। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है। तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता क्या है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर क्या होता है, माइनस का ई ए बाई आर टी। प्री एक्सपोनेंशियल का मतलब है एक्सपोनेंशियल टर्म आपको ये दे रखा है, इससे पहले कौन सा टर्म आ रहा है, ए, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई। अब मान लेते हैं आपका इसमें ट्रिक रहती है, ये है ना, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको ट्रिक के फॉर्म में। अगर आपको ओवरऑल रेट कांस्टेंट दे रखा है ना, के ओवरऑल इज इक्वल टू समथिंग अबाउट, मान लीजिए ऐसा कुछ दे रखा है, के वन इंटू के टू अपॉन के थ्री के फोर, मान लीजिए कुछ इस तरीके से दे रखा है, पावर लिखिए, कुछ भी पावर हो सकती है। तो उस केस के हिसाब से हमारे पास दो चीजें यहां से आप निकाल सकते हैं, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो जो ए ओवरऑल है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, यानी कि जो आपका रेट कांस्टेंट का रिलेशन है वही आपका इसका रिलेशन रहेगा। एक मिनट की ये हट जाएगा। तो यहाँ आपके पास आएगा ए वन इंटू ए टू
अपॉन A3 इंटू A4 और पावर क्या जाएगी 1/3। और अगर हम बात करें एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल कैसे निकाली जाएगी, बस उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है, ये जो पावर लिखी है ये आगे आ जाएगी जो भी पावर होगी, ठीक है। न्यूमरेटर वाली वैल्यूज ऐड होके लिखी जाएंगी, यानी कि यहाँ आएगा E1 प्लस E2, और जो डिनोमिनेटर वाली दो वैल्यूज है उनको माइनस करके लिखना है आपको। तो ये रिलेशन आपको तब अप्लाई करना है जब आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है ओवरऑल, तो वहां से फ्रीक्वेंसी फैक्टर बिल्कुल सेम लिखा जाएगा, और जो एक्टिवेशन एनर्जी वो इस तरीके से लिखी जाएगी, ठीक है। आप देखिए इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, इसके बाद हम लोगों को देखना है काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब क्या मतलब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का या उनकी काइनेटिक्स का, मतलब कि हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए आपने ज्यादातर जो रिएक्शंस पढ़ी होंगी वो रिएक्शन हमारी सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप का मतलब क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हम लोग ने पहले कुछ रिएक्शंस पढ़ी हुई है, ए गिव्स पी विद रेट कांस्टेंट मान लीजिए K1, तो उसका आप जो रेट लिखेंगे क्या आ जाएगा K1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। अब यहां पर होता क्या है, जब बहुत सारी मल्टीपल स्टेप्स कंप्लीट होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जहां पर नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, तो उनकी काइनेटिक्स हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए उस चीज को समझने के लिए होता क्या है, मान लीजिए जैसे हमारे पास एक रिएक्शन ए प्रोडक्ट है, तो उससे आपको ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, ए से मुझे बी मिलना चाहिए। अब ए से बी मिलना चाहिए, है ना, होने को काफी चीजें भी मिल सकती हैं, उसको देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब ही ये होता है, जैसे मान लीजिए ए के साथ बी मिल रहा है आपको, है ना, रेट कांस्टेंट K1 है, बी से सी मिल रहा है, रेट कांस्टेंट क्या है, सी K2 है, सी से पी मिल रहा है, रेट कांस्टेंट क्या है, K3 है। तो अगर हम इनका ओवरऑल रिजल्ट निकालना चाहें, तो ओवरऑल रिजल्ट तो हमारे पास यही है कि ए हमारा रिएक्टेंट था, स्टार्टिंग में क्या था, रिएक्टेंट ए, और मिला हमें क्या है, पी, ठीक है। तो आप देखेंगे ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, ए रिएक्टेंट से मुझे पी प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। लेकिन ऐसा करने में यहाँ पर कितनी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व, देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं, तो उन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज पता होगी कि किसी भी स्टेप का हम लोग जब रेट लिखते हैं ना, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे पास क्या होता है, अगर हम यहां पर लिखें इस तरीके से, रखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS, तो ये हमें स्लोएस्ट स्टेप ढूंढना होता है, ठीक है, स्लोएस्ट स्टेप। क्योंकि जब हम स्लो स्टेप को ढूंढेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रेट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए आप कैसे डिफाइन करेंगे चीजों को, तो देखिए, तो यहां पर ऐसा करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। सबसे नंबर वन मेथड हमारे पास आता है द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो देखिए इस चीज का मतलब क्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि एक है रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये मिल कैसे रहा है, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो ए से या आर से मुझे पहला ये मिला I1, अब I1 क्या है यहाँ पर, अभी आपको पता चलेगा I1 क्या है। मान लीजिए I2 मिला, ये मान लीजिए I3 मिला, इस तरीके से मान लीजिए फाइनल मुझे P मिल गया, है ना। यहाँ रेट कांस्टेंट आपका मान लीजिए K0 है, यहाँ पर K1 है, ये K2 है, और ये K3 है। तो इसका एक बार एनर्जी प्रोफाइल भी बनाकर देख लेते हैं। तो इस टाइप से कुछ एनर्जी प्रोफाइल है, देखिए ये आपको लाइन समझे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये P मिलेगा हमें प्रोडक्ट, और ये हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था, ठीक है ना। ये एनर्जी इस तरीके से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है।
और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो आप अगर ध्यान से यहां पर देखें तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी, यहां पर दो चीज दे रखी है। देखिए ये हमारे पास क्या दे रखा है, पोटेंशियल वेल दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लाई करते हैं, इंटरमीडिएट्स। ये हमारी पोजीशन किसकी होती है, इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट है ना। ये सभी के सभी पॉइंट क्या है, इंटरमीडिएट है। और जो ऊपर यहाँ पर बन रहे हैं देखिए, जो पीक है इन सभी का, ये बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सभी के सभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अब रिएक्शन में दोनों ही चीजें बन सकती हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बन सकते हैं और इंटरमीडिएट भी बन सकते हैं। अब देखिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट के हिसाब से देखें तो इंटरमीडिएट की जो एनर्जी थोड़ी सी कम है एक्टिवेटेड के हिसाब से, तो इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट को ज्यादा स्टेबल मानते हैं एज कंपेयर टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जितने भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं वो हम लोग इंटरमीडिएट के रेस्पेक्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग अभी ये पढ़ रहे थे कि इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, कि आर रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हुए पी प्रोडक्ट तक पहुंचने पर हमें देखिए कितने सारे स्टेप से होकर के गुजरना पड़ा। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे क्या इंटरमीडिएट्स हैं। तो आप इनको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और होता क्या है इसमें, यहां पर इस सीक्वेंस में कोई ना कोई एक आपका स्टेप जो होगा कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, आर क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं I1। ठीक है, इक्विलिब्रियम, यह आ जाएगा I2, इक्विलिब्रियम I3, है ना। यहाँ पर रेट कांस्टेंट आ जाएंगे, ये क्या है, K0, K1, K2, K3। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या, यहाँ पर होता क्या, सभी के सभी स्टेप्स को हम मान लेते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में ही है, सभी के सभी प्रेजेंट है स्टेप्स। और ये हम अप्रोक्सीमेशन कब अप्लाई करेंगे, जब किसी भी रिएक्शन में आपको इक्विलिब्रियम दे रखा हो, है ना। कोई परेशान होने की आपको नीड नहीं है। अभी मैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपको करा दूंगा जहां आपको समझ में आएगा कि इसमें करना कैसा है, किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक, और इसी के अकॉर्डिंग अब देखिए दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है, दूसरा मेथड है नंबर 2 आपके पास है द स्टेडी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, शॉर्ट में आप इसको लिखेंगे SSA। ठीक है, देखिए इसको आप लिखेंगे SS, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब यहां पर क्या होता है, होता क्या है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई भी, जब हम ये डिटरमाइन ना कर पाए कि नंबर ऑफ स्टेप्स में से कौन सा स्टेप स्लोएस्ट है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसी स्पीसीज ढूंढते हैं स्लोएस्ट। ठीक है, यहां पर हम लोग एक ऐसी स्पीसीज ढूंढेंगे, ओके नॉट स्लोएस्ट, यहां पर स्लोएस्ट नहीं है, शॉर्ट लिव्ड लिखेंगे आप, शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, कि कहाँ हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, जब नंबर ऑफ स्टेप्स में हमें कोई ये ना डिसाइड कर पाए कि कौन सा स्टेप स्लो है, तो हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी स्पीसीज सबसे कम टाइम के लिए लिव्ड है ना, यानी कि शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट कौन सा है। जो शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट होगा उसको पहचानेंगे और उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ रिएक्शन को लिख दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला रिएक्शन था, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आर से आपको मान लीजिए इंटरमीडिएट 1 मिला, है ना, फिर मान लीजिए इंटरमीडिएट 2 मिला, फिर मान लीजिए इंटरमीडिएट 3 मिला, और फिर लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिला। तो ये आपके पास K0 आ जाएगा, K1 आ जाएगा, फिर K2 आ जाएगा और ये K3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, क्योंकि ये स्पीसीज शॉर्ट लिव्ड है, कोई भी एक इंटरमीडिएट कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड होगा। तो शॉर्ट लिव्ड का मतलब क्या है, कोई स्पीसीज शॉर्ट लिव्ड कब बोली जाएगी, जब वो जितनी जल्दी बने उतनी जल्दी कंज्यूम हो जाए, है ना। जितनी जल्दी बने उतनी ही जल्दी क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या हो जाए, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, है ना। कोई भी स्पीसीज या किसी भी इंटरमीडिएट को हम लोग शॉर्ट लिव तब बोलेंगे जब उस इंटरमीडिएट के बनने का रेट
उसी इंटरमीडिएट के डिकम्पोज या फिर डिफॉर्म होने के रेट के इक्वल हो जाए, है ना? तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, मान लीजिए मैंने I1 को मान लिया शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट, तो इसको अगर हम देखेंगे टाइम के हिसाब से इसकी कंसिडरेशन कोई चेंज आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि जितना बन रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है। तो डी, इसका हम लिखेंगे जो भी डिफरेंशिएट इसको हम करेंगे आई को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग मान के चलेंगे डी आई 1/dt इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है एसएसए। एसएसए बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम जिस इंटरमीडिएट, सबसे पहला काम होता है इंटरमीडिएट को पता लगाना कौन सा इंटरमीडिएट शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड पता लग जाने के बाद आपको क्या करना है, उसकी कंसंट्रेशन या उसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन को डिफॉर्मेशन साथ इक्वल कर देना, या फिर आप डायरेक्टली उसके रेट जब आप निकालेंगे ना कंसंट्रेशन चेंज, तो उसको 0 के इक्वल रख दीजिए, बस वहां से आपका आ जाएगा, है ना? आई होप आपको ये दोनों चीजें ही समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट, इनको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मान लीजिए एक हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है ना, 2O3 गिव्स 3O2, ठीक है? और आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ये रेट लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है, यानी कि R इज इक्वल टू क्या लिखा है, माइनस DO3/dt, ठीक है? और इज इक्वल टू आपको दे रखा है R इज इक्वल टू K O3 का स्क्वायर बाई O2। ये उन्होंने पहले से ही क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन उठा रहा हूँ इसलिए उन्होंने पहले से सारी चीजें दे रखी हैं, ठीक है? एमसीक्यू होता तो आपको फाइंड आउट करना होता। चलिए, तो ये एक रिएक्शन हमें दे रखी है, इसका रेट लॉ इन्होंने पहले से लिख के दे दिया है, ठीक है? और इसमें जो मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है हमारे पास है K3, ये लगा यहाँ पर O2 प्लस O प्लस O3 K1 2O2, ठीक है? अब उन्होंने देखिए क्वेश्चन तो पूरा दे दिया, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये रेट लॉ दे दिया। अब आपको ये बताना है कि इस रेट लॉ को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको पता लगाना है, ठीक है? और यहाँ स्टेप लिखा है हमारे पास फास्ट इक्विलिब्रियम है ये, और ये लिखा है स्लो, ठीक है? तो देखिए, अब यहाँ देखिए किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो भी हम लोग अप्लाई करेंगे, एसएस लगाएंगे या फिर इक्विलिब्रियम लगाएंगे, वो लगाएंगे किसके बेसिस पर, इंटरमीडिएट के बेसिस पर। यहाँ अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में देखिए O3 रिएक्टेंट की तरीके से वर्क कर रहा है, जबकि यहाँ ये दो प्रोडक्ट मिले हैं। सेकंड स्टेप आप देखेंगे तो O यहाँ कंज्यूम हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में O फॉर्म हो रहा है, सेकंड स्टेप में O कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं O हमारे पास क्या है, O आपके पास है एक इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है? और फर्स्ट स्टेप को देखिए ध्यान से, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप इक्विलिब्रियम में, फास्ट इक्विलिब्रियम हमारे पास, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फास्ट इक्विलिब्रियम लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ठीक है? इतनी दो चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को देखा, सेकंड स्टेप को देखा, ये पता लगाने की कोशिश की कि जो फर्स्ट स्टेप का रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप का कहीं ना कहीं रिएक्टेंट जरूर होगा, तो जो चीज कॉमन होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इंटरमीडिएट हो गया। तो यहाँ हमने पहचान लिया कि जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट क्या हो गया, ओ हो गया हमारे पास, ठीक है? ये है इंटरमीडिएट, ये ओ लिखा है, जीरो नहीं है, ओ है ना? और हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं हमेशा स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो जब हम रेट लिखेंगे यहाँ से, रेट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ O एंड कंसेंट्रेशन ऑफ O3। इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये O हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट है। अब इस इंटरमीडिएट को मुझे हटाना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसको कैसे किया जाएगा, जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अप्लाइंग इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, ठीक है? तो जब इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, स्टेप को फिर से लिख लेते हैं, O3 इक्विलिब्रियम K O2 प्लस O। तो जब आप इक्विलिब्रियम लगाएंगे यानी कि K किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट O2 O बाई O3। वैल्यू किसकी निकालनी है, O की। तो O की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, K इंटू O3 बाई O2। अब इस वैल्यू को आप उठा के पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, है ना? तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट इक्वेशन क्या है एक बार वो भी नोट कर लेते हैं। R इज इक्वल टू K1 OO3, ओके, R इज इक्वल टू
K1 O O3, तो ये कितना आ जाएगा? K1 तो हमारे पास है ही, O की वैल्यू हमारे पास कितनी लिखी थी? K3 O3 O2, तो ये हमारे पास आ गया K3 O3 O2, है ना? और ये लिखा हुआ है O3। अच्छा, ये मैंने गलती से यहाँ पर K3 लिख दिया है आपका, ठीक है। अब देखिए सभी चीजों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो K1 इंटू ए, ये तो एक कांस्टेंट हमारे पास आ गया है। O3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? O3 का स्क्वायर आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा? O2 आ जाएगा। देखिए ये कांस्टेंट है, इसको आप कोई एक नया कांस्टेंट भी मान सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ। जो रेट है हमारे पास K इंटू क्या आ जाएगा? O3 का स्क्वायर बाई O2, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ K1 इंटू के इज इक्वल टू, मैंने K मान लिया, ठीक है, सम कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट है आंसर भी कोई कांस्टेंट ही आएगा, तो K से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, K तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे जो भी हमें प्रूफ करने को बोला गया था हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास आंसर था। तो ये आंसर कैसे निकल के आया? जब हमने इस पूरे क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, कौन सा अप्रोक्सीमेशन लगाया? इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो आंसर आ गया वो कंसिस्टेंट है दिए गए आंसर के साथ, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम से गवर्न होगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा।